हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सारे लोग। आशा और उम्मीद दोस्तों बहुत ही बढ़िया, शानदार, जानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, बेहतरीन होंगे। सभी साथी जुड़ जाओ सेशन के साथ में। क्या आप सभी तक ऑडियो वीडियो ऑन क्लियर है? सारी चीजें ठीक है? और अगर सारी चीजें ठीक है फिर हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। पीसीबी से रिलेटेड मॉडल पेपर नंबर 8 आप सभी के सामने आ चुका है। जितने भी साथी यहाँ पे जुड़ चुके हैं सभी बच्चे कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो ऑन क्लियर है, सारी चीजें ठीक है। और अगर सब ठीक है तो मेरे भाई शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, हाँ दोस्तों, ये जो मई का महीना चल रहा है और मैं समझता हूं कि आप लोगों की जो एग्जाम है वो करीब आ चुकी है, क्योंकि यही एकमात्र महीना है जिसमें आपको शाम दाम दंड भेद की नीति अपनानी है ना। क्योंकि इसी महीने में पढ़ाई हो सकती है। मैं आपको बताऊं तो नेक्स्ट मंथ जो आएगा, हाँ नहीं शोनी, ये क्लास मैंने 10-15 बोली थी यूट्यूब पर, और 10-15 पे मैंने यहाँ पे आकर के मतलब मैं आया था 10-15 पे, और शुरू करने में सेटअप उल्टा सीधे करने में लगभग 15 मिनट का समय खर्च हो गया। लेकिन 15 मिनट का भी नहीं हुआ, मैंने पहले ही शुरू कर दी 26 पे। 10 मिनट का समय लगता है अभी। ठीक है, हाँ देखो, अगर आप लोग चीजों को अभी भी आसान करना चाहते हो तो मेरे भाई यही एक आखिरी महीना है जिसमें आप लोग कमजोर स्टूडेंट इंटेलिजेंट बन सकता है और इंटेलिजेंट स्टूडेंट कमजोर बन सकता है। चलिए, तो अभी लग जाओ शानदार तरीके से। अभी भी नहीं लगे हो मेरे दोस्त तो अब समय आपके पास नहीं है कि आप लोग समय बर्बाद करो। ठीक है, चलिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने देना चाहूंगा। जितने भी दोस्त यहां पर है मेरे भाई, फिर सारे बच्चे इस प्रश्न का एक सही उत्तर लगाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपसे बोल रहा है कि किस नियम के अनुसार क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रियाएं होती है। ये सारे प्रश्न वो है मेरे भाई जो पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए है। ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए रहने वाले हैं। ठीक है दोस्त, यहां पर बताएंगे मेरे को किस नियम के अनुसार या किस क्रिया में क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हाँ बिल्कुल मनीषा, ठीक है, बिल्कुल। देखिए मेरे भाई, यहां पर अगर मैं बात करता हूं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है वो नियम नंबर 3 रहने वाला है, न्यूटन की गति का नियम नंबर 3। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो मेरे दोस्त? न्यूटन ने जो नियम दिए उसमें आपका नियम नंबर 3 जो है दोस्त, वो यहां पे क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से जाना जाता है। हाँ हाँ, क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से जाना जाता है। एक बार जितने भी साथी जुड़ चुके हैं एक बार मेरे को कंफर्म कर दो कि ऑडियो वीडियो ऑन क्लियर है दोस्तों। फटाफट से सारी चीजें ठीक आ रही है क्या? बिल्कुल ऑल डन है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए, देखो भाई, न्यूटन ने अपने पहले नियम में क्या बोला था? पहले नियम में इन्होंने बल की परिभाषा दी, बल की परिभाषा। और इन्होंने बोला कि किसी भी वस्तु पर जब तक बाह्य बल काम नहीं करता है तब तक वो वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है। या फिर जो जो चीजें ये न्यूटन भाई साहब ने बताई कि वस्तु तब तक वही स्टेज में रहेगी जब तक कोई और बल काम उस पर नहीं करता है। इस पेंसिल को मैं जहां पे रख दूंगा वहीं पे रखी रहेगी जब तक मैं इसका यूज लेकर के यहां पे लिखना शुरू नहीं करूंगा। ये पेंसिल खुद ब खुद लिखना नहीं आएगी, मतलब लिखने के लिए नहीं आएगी। न्यूटन ने अपने सेकंड नियम में बताया कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु पर या उस वस्तु को आप दूसरी जगह पर लेकर जा रहे हो, उस वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में बल लगाना पड़ता है आपको। उस वस्तु के वजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए न्यूटन भाई साहब ने न्यूटन के सेकंड लॉ के लिए F बराबर m इंटू ए नामक एक फॉर्मूला भी बनाया था भैया। ठीक है, यहां पे m है मास और a है त्वरण, F है बल। ठीक है, तो न्यूटन ने सेकंड नियम में प्यारे बच्चों ये वाली बात बोली। ठीक है भैया, और इस सेकंड नियम को ही एक अलग नाम से दर्शाया जाता है दोस्तों, कहते हैं इसे संवेग संरक्षण का नियम या संवेग संरक्षण नियम। फिर सर जी नियम नंबर फर्स्ट को भी कुछ कहते होंगे ना? मैं बोल रहा हूं बिल्कुल कहते हैं भैया। आप बोलेंगे क्या कहते हैं? हाँ,
आज मेरा नीट का एग्जाम हो गया, अभी मेरी टेंशन कम हो गई है, अभी सिर्फ यूपी गेट पर फोकस करूंगी। बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसे कहा जड़त्व का नियम, या फिर मैं बोलूं इसे कहा जड़ता का नियम या जड़त्व का नियम, आप इसे कह सकते हो दोस्तों। मेरे भाई न्यूटन ने अपने तीसरे नियम के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। न्यूटन ने बोला कि तीसरा नियम जो है, वो तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से जाना जाएगा। न्यूटन ने बोला अगर आप रास्ते में चल रहे हो और आपने किसी राह चलते आदमी को चाटा मार दिया, तो उस राह चलते आदमी ने रिटर्न फॉर्मेट में आपको चाटा मार दिया, तो यही होगा एक्शन रिएक्शन वाला नियम। ठीक है, आपने एक्शन दिखाया, उसने तुरंत रिएक्शन दिखाया प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग बोलो भैया, हाँ, कि अगर रॉकेट आसमान में उड़ रहा है, तो आसमान में उड़ता रॉकेट नीचे की तरफ आग छोड़ेगा, तो पहले एक्शन किया फिर रिएक्शन किया, ठीक है। हाँ चलिए, बिल्कुल मेरे भाई, अब इन चीजों को समझ गए क्या? काफी हद तक बच्चे समझ चुके हैं, कुछ बच्चे ऐसे जो अभी भी डाउट में है अभी। चलिए मेरे दोस्त, मैं एक चीज और आपसे यहां पे पूछ लूं, आप बोलो तो बिल्कुल सर पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे यहां पे पूछना चाहूंगा, आप लोग बताओगे मेरे भाई, गति के समीकरण, क्या आप मेरे को बता सकते हो ये गति के समीकरण देने वाला वैज्ञानिक कौन था? गैलीलियो भाई साहब थे क्या जिन्होंने गति के समीकरण दिए? हाँ। अगर मैं आपसे प्रश्न यहां पे पूछ रहा हूं, हाँ ज्योति, बिल्कुल मैंने बहुत बार बता दिया है, बहुत बार रिपीट भी कर दिया है, फिर भी आप लोग नहीं पढ़ते हो, तो इस पर मेरा कोई कसूर नहीं है। गति का समीकरण जो पहला समीकरण है वो है प्यारे बच्चों यू बी बराबर यू प्लस ए टी, क्या यही है क्या? बिल्कुल। दूसरा जो समीकरण है मेरे दोस्त वो है आपका एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और तीसरा जो समीकरण है गति का वो है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2as। इन तीनों समीकरणों को याद रखना। अब यहां पे एक कॉमन चीज जो सारे बच्चों को लिखनी चाहिए, वो चीज आप भी लिखो कि यहां पे सर b बराबर क्या है। क्या आप लोग मेरे को बता सकते हो गुरुजी? b बराबर है अंतिम वेग, u बराबर है प्रारंभिक वेग, यहां पर a बराबर हो जाएगा त्वरण, t बराबर हो जाएगा समय, और s बराबर हो जाएगा विस्थापन। ठीक है, कितनी विस्थापित हुई वस्तु, ये वाली बात। क्या आप मेरी बात समझ चुके हो? हाँ। तो उन लड़कों की तरफ ध्यान ही क्यों देना जो लड़के तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं? है भाई, उन लड़कों की तरफ फोकस क्यों करते हो जो लड़के तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं भाई? हाँ ए रंजना बताओ भाई। चलो, इतनी चीजें आपके समझ में आ गई क्या? यहां तक की चीजें ऑलमोस्ट माय डियर स्टूडेंट्स आपकी क्लियर होगी मेरे हिसाब से। जितने भी साथी मेरे से रेगुलर बेसिस पे क्लास ले रहे हैं उनके तो ये चीज बहुत देर पहले से ही क्लियर होगी भैया, ठीक है। उनके तो ये वाली चीजें बहुत दिन पहले से ही क्लियर होगी, लेकिन जिन बच्चों की क्लियर नहीं थी उन बच्चों की भी आज क्लियर होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। क्या क्लियर हो गई? क्या यहां तक की चीजों को समझ गए हो आप? बढ़िया तरीके से बता दो मेरे भाई पहले तो। हाँ बिल्कुल सर, हम समझ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। अब मैं आपको यहां पर इसी में जो आपके इसी मतलब न्यूटन भाई साहब ने इन तीनों नियमों को जिस पुस्तक में रखा था, जिसके बारे में मैंने कल परसों चर्चा की थी, इन तीनों नियमों को रखने वाली पुस्तक कौन सी है? इन तीनों को रखने वाली पुस्तक कौन सी है?
और इन तीनों नियमों को कब प्रतिपादित किया था उस पुस्तक में, यह भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। हाँ चलिए, हाँ चलो, एक प्रश्न और यहां से बनता है मेरे दोस्त कि जड़त्व का नियम जो है, या जड़त्व की जो इस नियम में अवधारणा दी थी, जड़त्व की इस नियम में जो अवधारणा दी थी वह किसने दी थी? अब ये बोलते हैं कि सर जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं हम। अब रियलिटी बता रहा हूं मैं तुमको, ठीक है? मैं पढ़ाता हूं तुम लोगों को, और मेरे पास पर डे लगभग 100-200 मैसेज तो आते ही होंगे जनरली। आप लोग लगाओ आइडिया, आइडिया से ही अगर बात करें हम लोग, तो वैसे मैं देखता ही नहीं हूं, मैं तो डिस्टर्ब होता ही नहीं हूं यार। मैं तो ये सोचता ही नहीं हूं यार मैं क्लास नहीं लेता हूं आज, यार मैसेज आ रहे हैं बहुत ज्यादा, इनका रिप्लाई देने लग जाता हूं। डिस्ट्रैक्शन थोड़ी है? करने दो, कोई कर रहा है मैसेज, क्यों रिप्लाई दो? रिप्लाई दोगे, मुंह लगोगे, तब जाके वो ज्यादा बात करेगा, तब जाके वो ज्यादा हावी होगा। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, मैं दोनों के लिए ये चीजें बोल रहा हूं। इग्नोर करो। एक इग्नोर और ब्लॉक दोनों का ऑप्शन ऐसा दिया है भगवान ने जो डिवाइस में आपके में, ये दोनों का यूज बहुत ज्यादा लिया करो। मैं मेरी लाइफ में बहुत लिया था, तब जाके मैं आज यहां पे हूं, ठीक है? एक इग्नोर का और एक ब्लॉक का, तो दोनों चीजें अप्लाई करो तब जाके आगे कुछ कर पाओगे, ठीक है? बिल्कुल। अब इतना तो याद है, देखो दीपा ने, भारती ने, प्रिंस ने, जया भारती ने, बिल्कुल सनी ने भी, चलो सनी ने ठीक बताया, नहीं सनी ने भी ठीक बताया, सनी ने। बाकी सबको केवल इतना याद है कि सर उस बुक का नाम प्रिंसिपिया से स्टार्ट होता है, लेकिन पूरी बात तो हमको अब भी नहीं पता। हाँ, कितने बच्चे बता रहे हैं भाई? हाँ बताओ भाई, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो याद रखना मेरे दोस्त, इस पुस्तक का नाम प्रिंसिपिया मैथमेटिका। इस पुस्तक में तीनों नियमों को सन 1687 ईस्वी में दिया था क्या? किसने? न्यूटन भाई साहब ने दिया था क्या? जड़त्व की अवधारणा सबसे पहले, बिल्कुल प्राची, गैलीलियो गैलीली ने दी थी। इस जड़त्व की अवधारणा जो दी थी सबसे पहले, वो सबसे पहले किसने दी थी? जो अवधारणा, अवधारणा जो दी गई थी वो प्यारे बच्चों गैलीलियो। हाँ गैलीलियो गैलीलीन दी थी, है ना? हाँ बिल्कुल। गैलीलियो गैलीली नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जड़त्व की सबसे पहले अवधारणा दी। अब इस पुस्तक का नाम भी मैं बता देता हूं मेरे भाई। इस पुस्तक को हम लोगों ने यहां पे नाम दिया प्रिंसिपिया मैथमेटिका। कितने बच्चे जानते हैं? हाँ, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। हाँ, प्रिंसिपिया लैटिन भाषा। अरे भैया भाषा नहीं पूछ रहा रे यार आपसे, तुम लोग भाषा पढ़ के पढ़े हो। मैं भैया कभी किसी से बात नहीं करते हैं क्योंकि मेरे घर वालों ने। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है भाई। देखो सबको मैं बोल रहा हूं ना, जब खुद का फोन लो तब खुद के मन से मनमर्जी करना। अभी घर वालों का एहसान है तुम पे कि तुम्हारे हाथ में जो फोन है जिसमें तुम मेरे को देख रहे हो, ये एहसान है तुम्हारे हाथ में। याद रखना, ये एहसान जिस दिन चुका दोगे ना, उस दिन तुम अपनी मनमर्जी की कर सकते हो। जब तक नहीं चुका सकते तब तक उनके अकॉर्डिंग ही चलो, क्योंकि वही तुम्हें खाने के लिए रोटी दे रहे, पहनने के लिए कपड़ा दे रहे, और पढ़ने के लिए फोन दे रहे, पढ़ने के लिए किताबें लाकर दे रहे। तो जो करना है वो उनके लिए ही करना है। ऐसा नहीं है कि वो सारी चीजें दे रहे और तुम लोग अपनी मनमर्जी से चीजें करने लग जाओ। महीने कर लोगे, 2 महीने कर लोगे, 10 महीने कर लोगे, साल भर कर लोगे। साल भर बाद जब रियलाइज होगा कि यार मैं गलत कर रहा हूं, तो बेटा पछताने के लिए चीजें नहीं रहती, याद रखना, ठीक है? हाँ, तो जो पुस्तक यहां पे है मेरे दोस्त, जो पुस्तक की मैं बात कर रहा हूं, यह पुस्तक है प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ठीक है? हाँ, इस पुस्तक के लेखक न्यूटन भाई साहब ही रहेंगे मेरे दोस्त। इस पुस्तक के जो लेखक है वो न्यूटन भाई साहब ही रहेंगे, ठीक है? और इस पुस्तक को लिखा था 1687 में, उन्होंने इस पुस्तक में जो है शामिल किया था, ठीक है? बिल्कुल, समझ में आ गई बात? हाँ। अब मेरे दोस्त और भी क्वेश्चन यहां से बनते हैं, अगर आप बोलो तो वह भी मैं पूछ लूं क्या? ये जो फर्स्ट जो नियम दिया था भाई साहब ने, इस नियम में जड़त्व वर्ड आया है। क्या आप लोग जानते हो कि जड़त्व क्या है?
कितने बच्चे ऐसे हैं जो जानते हैं जड़त्व क्या रहने वाला है सर? हाँ सर, आप सही बोल रहे हो। हाँ पहले इतना दिमाग नहीं था, अभी आपकी क्लास ज्वाइन किए तब पता लगा। हाँ चलो, अब मेरे दोस्त जो जड़त्व है वो क्या है? किसी भी स्थिति में परिवर्तन अगर आ रहा है, उस परिवर्तन का विरोध कोई कर रहा है, ठीक है, किसी भी स्थिति में परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन का विरोध करने वाला जड़त्व होता है। यह चीज मैं आपको बता चुका था। जड़त्व का सीधा सीधा संबंध अगर मेरे दोस्त मैं आपको बताऊं तो जड़त्व सीधा सीधा द्रव्यमान से संबंध रखता है कि नहीं रखता है, ये मेरे को बताओ। ये प्रश्न पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है, क्या मैं आपसे जानना चाहूंगा। क्या ये जो जड़त्व है ये द्रव्यमान से संबंध रखेगा कि नहीं रखेगा? हाँ बताओ। बहुत ही बढ़िया। देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां पर आप लोग अगर जुड़े हुए हो यहां पर सेशन में, तो एक चीज और जान के जाओ, इसका संबंध इससे है। अब मैं पहले ही नियम के बारे में बात कर रहा हूं, अभी नहीं कर रहा हूं किसी नियम के बारे में बात। यहां पर जगह नहीं बची है, तो मैं आपको एक चीज मेरी तरफ से बता दूं। जब इसकी अवधारणा गैलीलियो गैलीली ने दी थी मेरे दोस्त, तो इस प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, यह मैंने आपको बता दिया। इस प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं मेरे दोस्त। वैसे तीनों नियम न्यूटन के हैं, लेकिन इस प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। बिल्कुल निधि मिश्रा, आपका कमेंट शो हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ये वाली बात भी याद रखोगे क्या मेरे भैया? अब आपको यह वाली बात तो याद रखनी ही पड़ेगी। चलिए भाई, बहुत ही शानदार मेरे दोस्त, बहुत ही गजब। देखो जो सेकंड नियम है, इस नियम के बहुत सारे फॉर्मूलाज बनते हैं। मैंने आपको F बराबर एम इंटू ए तो बताया ही था। अगर मेरे दोस्त में m बराबर F बटे ए लिखूं तो भी सही है क्या? अगर मैं यहां पर a बराबर F/m लिखूं तो भी सही है क्या? देखो सही होगा भाई। अगर आप सॉल्व करोगे, कोई भी चीज आपको निकालनी है, बिल्कुल सही होगा सर। अगर आप a बराबर F/m लिखते हो, यह भी सही है सर। तो ये तीनों फॉर्मुलाज कहां से निकल के आए हैं मेरे दोस्त? इन तीनों फॉर्मुलाज पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, लेकिन आपका लेवल न्यूमेरिकल्स का नहीं है, तो आपको नहीं करना है। पहले ही प्रश्न में मैंने बहुत सारी चर्चा कर दी है, जबकि अगर आपको याद हो तो यही सेम पीडीएफ मैं यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूं। लेकिन मेरे दोस्त मेरा मन किया कि इसको दोबारा से पढ़ाना चाहिए। जो एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं उनको दोबारा से चीजों को रिवाइज कराना चाहिए। आप लोगों को नहीं याद होगा, लेकिन मैं बहुत पहले ही करा चुका था ये वाली पीडीएफ यूट्यूब पर। हाँ, कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हाँ नहीं नैन्सी, आप काफी हद तक चीजें समझ पा रहे हो, लेकिन क्लियरली नहीं समझ पा रहे हो। कोई भी स्थिति अपनी अवस्था में परिवर्तन लाती है। जैसे मैं क्लास लेने के लिए लाया, मतलब मेरा परिवर्तन आया, चेंजेस आया कि यार हाँ हाँ बिल्कुल, पक्षांतरण करके कैसे भी निकाल दो, मतलब ये आएगा इसका फॉर्मूला। मेरा मन कर रहा है यार मैं क्लास लूं, लेकिन एक मन कर रहा है यार क्लास नहीं लेता हूं। एक एग्जाम्पल के तौर पर चीजें बता रहा हूं। अच्छा ये पेन है, इस पेन को यहां पे मैंने रखा है। जब मैं इसे उठाने जाता हूं तो यार इसमें मेरे को थोड़ा सा बल लगाना पड़ रहा है। बल क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि ये यहां की जो सिचुएशन है या फिर ये जो वस्तु है, ये अपनी स्थिति में चेंजेस नहीं चाहती है। क्या ये वस्तु चेंजेस नहीं चाहती है? नहीं। इस वस्तु का जो जड़त्व है वो ये चीज नहीं चाहता है कि इस वस्तु को कोई उठा करके लेकर के जाए और लिखना शुरू करे। चलो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, और मेरे को लिखते लिखते याद आया मैंने पेन बैक ले लिया, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। चलो छोड़ो इन चीजों को, मैं बता देता हूं। तुम लोग यहां पर बढ़िया लग्जरी गाड़ी में बैठ करके जा रहे हो, अचानक से प्यारे बच्चों उस गाड़ी को इस तरीके से घुमाया जाता है जो आप अपना बैलेंस खो देते हो। और पहली बार बैठे थे तो पता नहीं सर जी उसका दरवाजा खुल गया, हम बाहर की तरफ निकल गए। क्यों निकले? क्योंकि आपको उसी जगह पे रहना चाहिए था, लेकिन आपकी चीजों में जबरदस्ती तरीके से परिवर्तन आया, इसलिए आप पे प्रेशर पड़ा रहा, आप इधर की साइड चले गए। चलो बस एकदम घूमती है भैया, तो एक साइड जाते हैं कि नहीं जाते? अच्छा कभी साइकिल चलाई है बचपन में? मैंने तो बहुत बहुत चलाई है, 12th तक साइकिल से गया हूं स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल था हमारे गांव में। तो वो जो साइकिल पे आप जाते हो तो एकदम से बिल्कुल एक कट आता है, मतलब मान लो एक जो है वहां पे घुमाव आया, वहां पे आपने घुमाई तो आप शरीर को इस तरीके से तिरछा करके घुमाते हो ना साइकिल को। क्यों?
क्योंकि आपका जो शरीर, आपकी जो बॉडी है वो चाहती है उसी जगह पर रहे, और जबकि आप उस चीज में परिवर्तन लाते हो। तो किसी भी चीज में परिवर्तन का विरोध करने वाला जो होता है वो जड़त्व होता है मेरे दोस्त, ठीक है। हाँ, चलिए भाई, यही तो है और क्या है मेरे भाई, यही तो जो है आपका जड़त्व है और कुछ नहीं है जड़त्व, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, बहुत ही बढ़िया। क्या यहां तक की चीजें आप सभी के समझ में आ गई? चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अभी तो इतना तो बहुत है यार, है ना, आ जाओ। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या रहने वाली है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या रहने वाली है? चलिए फटाफट से एक बार बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैं आपसे पूछूंगा दोस्तों यहां पर बल के बारे में, यानी फोर्स जो है, बल जो है, इसका जो है यूनिट क्या होगी बल की। मतलब अगर हमको बल को मापना है, हाँ, तो आप मेरे को बता सकते हो कि बल को हम लोग किस तरीके से मापेंगे। बहुत सारे बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। बहुत सारे, सबका कमेंट शो हो रहा है, शिल्पी आपका भी हो रहा है, लेकिन आप पढ़ने पे कंसंट्रेट करो। दोबारा भी आपका कमेंट आया, क्योंकि मैं, मेरे को नहीं याद रहता है इतना, मतलब इतना प्रेशर नहीं रहता, मतलब चीजों पे इतनी ज्यादा लोड नहीं रहती है, मैं आपकी चीजें याद नहीं रख पाता हूं, है ना। आपने मेरे को बोला हमको ब्लॉक अनब्लॉक नहीं किया है मेरे भाई, मैं क्या वही चीजें घूमता रहता है दिमाग में, बहुत सारी चीजें चलती है? काम ही क्यों करते हो ऐसा जो ब्लॉक हो आप। देखो बल जो होती है, मैंने आपको अभी यही एग्जांपल दे रहा था मैं आपको, कि अगर कोई ज्यादा डिस्टर्ब करे या फिर चीजें बहुत ज्यादा हो जाए तो उनको ब्लॉक और इग्नोर करने वाला दो ऑप्शन हमेशा रखो, है ना। हाँ, चलो। सर प्लीज केमिस्ट्री क्लासेस इंग्लिश मीडियम में डलवाइए दीजिए, बहुत ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। प्रीति मिश्रा, अगर पॉसिबल होता तो मैं डलवा देता केमिस्ट्री की वीडियो इंग्लिश मीडियम में, लेकिन अभी इतना समय भी नहीं है कि मैं उनको इंग्लिश में पढ़ा सकूं, और ना ही मेरे दोस्त इतना ही चीजें हैं कि मैं आपके लिए इंग्लिश मीडियम में डलवा सकूं। दोबारा से अगर पढ़ा के आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में ऐसा कोई पर्टिकुलर वीडियो मैंने अभी नहीं क्रिएट किया, अभी जस्ट स्टार्ट ही किया था मैंने कि चलो इंग्लिश मीडियम के लिए स्टार्ट करते, बाकी वो वीडियोस अभी बन चुकी है तो बन चुकी है। अब मेरे पास टाइम रहा तो जो मेन मेन टॉपिक है, चैप्टर है, एक बार फिजिक्स हो जाए अच्छे से, है ना, जो आपके बैचेस में चल रही है, और उसके बाद अगर पॉसिबल हुआ तो उसको इंग्लिश मीडियम में करवा देंगे, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे टेस्ला बोल रहे हैं, क्या सही बोल रहे हैं क्या? टेस्ला जो होगा क्या राइट होगा क्या गुरुजी? मेरे हिसाब से तो मेरे भाई राइट होगा, टेस्ला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। बल के बारे में बात कर रहा था आपसे, अगर थोड़ी देर पहले आपने मेरी बातों पे ध्यान दिया हो तो। बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था? बिल्कुल सर, आप बल के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। मैं आपको बोल रहा था कि बल का जो मात्रक होगा वो न्यूटन होगा, न्यूटन। और अगर मैं बात करूं न्यूटन के अलावा, ये तो ऐसा ही मात्रक है, ऐसा ही मात्रक। अगर मैं बोलूं सी जी एस मात्रक बल का क्या है, आप में से बहुत सारे बच्चे बता देंगे कि सी जी एस मात्रक बल का डाइन होता है। मेरे दोस्त, मैं यहां पे इस प्रश्न के बारे में बात करना चाहूंगा आप लोगों से, ठीक है। हाँ, सीजीएस मात्रक डाइन होता है, फोकस बिल्कुल बिल्कुल सही वाली बात बोल रहे हो मेरे दोस्त, बिल्कुल सही वाली बात। देखो, वेबर किसका मात्रक है? तो वेबर जो रहने वाला है वो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक रहेगा। वेबर किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से यहां पे बात कर रहा हूं कि कुलाम्ब किसका मात्रक है, तो क्या आप लोग मेरे को बता दोगे? सर कुलाम्ब मात्रक होता है आवेश का। चलो, आवेश कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है? दो पार्ट में। एक तो आवेश धनात्मक होता है, एक आवेश ऋणात्मक होता है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। चलो, आवेश धनात्मक और ऋणात्मक होता है, ये सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था? तब तक मैं बताता हूं, ओम का जो, ओम किसका मात्रक है? ओम जो मात्रक होता है मेरे दोस्त, वो होता है आपके प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का। क्या मैं सही बोल रहा हूं मेरे दोस्त? क्या मैं सही बोल रहा हूं? ऑलमोस्ट सर आप सही बोल रहे हो।
अब मैं बता दूं आपको, एक चीज बता देता हूं, कल से आपके फाइटर सीरीज में मैं वो कंटेंट रखने वाला हूं। मतलब अभी तक तो मेरे को चलो थोड़ा सा प्रेशराइज रहता है, प्रेशर रहेगा वो रहेगा, थोड़ा सा नाइट को और 1-2 घंटे जग लेंगे, लेकिन कंटेंट वो लेकर आऊंगा मेरे भाई, क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेनेशन शानदार तरीके से। हम लोग जिस तरीके से वैच में कर रहे हैं उसी तरीके से फाइटर सीरीज में करेंगे। ठीक है दोस्त, आ जाइए मेरे भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रॉन किसकी खोज है? इलेक्ट्रॉन किसकी खोज है, यानी इलेक्ट्रॉन को खोजने वाला कौन है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन को खोजने वाला कौन है? आप लोग में से ही आंसर आप लोग मेरे को बताओगे, कौन यहां पे इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले खोजा था? देखो, इलेक्ट्रॉन को खोजने वाला जे जे टॉमसन है। हाँ, इलेक्ट्रॉन को खोजने वाला किसने? थॉमसन भाई साहब ने। प्रोटॉन को खोजने वाला कौन है? रदरफोर्ड है। आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को खोजने वाला कौन हो सकता है भाई? इलेक्ट्रॉन को खोज लिया, प्रोटॉन को खोज लिया, न्यूट्रॉन को खोजने वाला कौन हो सकता है? एक ही वैज्ञानिक बचा जिसका नाम तो हमको बचपन से याद है, जेम्स चैडविक। यही है क्या? हाँ, तो जेम्स चैडविक भाई साहब जो थे प्यारे बच्चों, इन्होंने, हाँ, टेस्ट ओपन इसलिए नहीं हो रहा मेरे भाई, टेस्ट आज डला ही नहीं था। मैंने आपको अभी यूट्यूब पे बोला था कि टेस्ट कल दोबारा से डलेगा। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोज की थी। तो आप इस प्रश्न का उत्तर क्या लगाओगे? आप इस प्रश्न का उत्तर लगाओगे टॉमसन। अच्छा प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपको अभी बताना भूल गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया तो मैंने नहीं बताया। मेरे दोस्त, यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत कितने बच्चों को मालूम है? मैं यह क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आप लोगों से। आर्किमिडीज वाला जो सिद्धांत है, यह कितने बच्चों को मालूम होगा? हाँ, हाँ बिल्कुल, ईंट वाली वो ट्रिक बताई थी, किस किस बच्चे को याद है? मेरे हिसाब से याद होगी, ईंट वाली तो याद होगी ना? हाँ, याद करनी पड़ेगी नहीं तो। अब जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, वो पानी में डूबी हुई वस्तु, उत्प्लवन बल, याद रखो वो चीजें जो ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है इसका, आर्किमिडीज के सिद्धांत का। ठीक है, और मैं आपको लिख के दे सकता हूं मेरे दोस्त, आपने ये वाली स्लाइड जो मैंने आपको आज यहां पे कराई है, लिख के लेकर के जाओ। एक क्वेश्चन इस स्लाइड से 100% आपको मिलने वाला है। एक क्वेश्चन 101%, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, लेकिन आज तुमको बोल रहा हूं, याद रख लेना, एक क्वेश्चन इस स्लाइड से 101% आपको मिलेगा। ठीक है, हाँ, और मेरे हिसाब से सारा कंटेंट आपको याद होगा एक ही झलक में। ठीक है, चलिए, ध्वनि गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की जो गति होती है वो सर्वाधिक किस माध्यम में होती है दोस्तों? हाँ, हाँ बिल्कुल, प्रोटॉन की जो खोज है वो गोल्ड स्टीन ने की थी, लेकिन नाम रदरफोर्ड ने दिया था। बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, ध्वनि की जो गति है वह सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? हाँ, देखो, अगर मैं यहां पे ध्वनि की बात कर रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए ध्वनि की गति किसमें क्या होती है। आप बोलेंगे सर हम लोगों को बहुत बार पढ़ाया है, लेकिन मेरे दोस्त वह लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपसे नहीं पूछेगा कि ध्वनि यहां पर इतनी गति कर रही है, इतनी मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से गति कर रही है, ध्वनि इसमें कितने मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से गति करेगी। हाँ, देखो, अगर मैं बोलूं यहां पर ध्वनि सबसे ज्यादा गति, सर्वाधिक जो गति करती है वो प्यारे बच्चों ठोस में करती है, यानी सॉलिड में करती है मेरे भाई। किस में करती है? सॉलिड में करती है। मेरे दोस्त, एक चीज आपको याद रखनी है, यहीं पर अगर मैं प्रकाश की बात करता तो प्रकाश किस में करता है? प्रकाश करता है वैक्यूम यानी कि निर्वात में। लाइट सबसे ज्यादा वैक्यूम में गति करती है। कितनी करती है भैया लाइट वैक्यूम में गति? अगर आपका क्वेश्चन ये है तो मैं बोलूंगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड गति करती है भैया लाइट। क्या मैं सही बोल रहा हूं मेरे दोस्त? हाँ, और अगर मैं आपसे यहां पे बात कर रहा हूं कि दोनों को मुकाबले अगर कराई जाए, ठीक है, हाँ, दोनों का मुकाबला कराया जाए तो जो ध्वनि है वो सबसे ज्यादा गति ठोस में करती है, जबकि जो प्रकाश है वो सबसे ज्यादा गति वैक्यूम यानी कि निर्वात में करता है। ध्वनि निर्वात में गति नहीं करती है, प्रकाश ठोस में गति नहीं करता है। ठीक है, दोनों चीजों को याद रखना। हाँ, चलो मैं आपसे एक और चीजें बोल दूं क्या? हाँ,
प्रकाश से मेरे को याद आ गया मेरे भाई, लाइट ईयर के बारे में कितने बच्चे जानते हैं? किसके बारे में? लाइट ईयर। कितने लाला और लाली बताएंगे यहां पे? लाइट ईयर के बारे में कितने लाला और लाली है जो बता देंगे मेरे को? सर लाइट ईयर के बारे में हम लोग बताएंगे, बिल्कुल। कितने दोस्त हैं? बिल्कुल सर। किसकी इकाई है लाइट ईयर? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये दूरी की इकाई होती है। क्या ये दूरी की इकाई होती है? बिल्कुल सर। मेरे दोस्त यहां पर प्रकाश की चाल जो है ना, प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करेगी? प्रकाश की चाल, बहुत सारे मेरे दोस्त बता देंगे सर प्रकाश की जो चाल है वो अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। इस पर मेरे दोस्त अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। मेरे दोस्त यहां पर एक चीज और आपको याद रखनी है। हाँ, निधि मिश्रा बोल रही भैया आप अब रिप्लाई नहीं देते। यार एक तो टॉपिक में जब घुस जाता हूं तो टॉपिक को पढ़ाता हूं मैं, जब लास्ट में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तब मैं आपके कमेंट्स देखता हूं, तो आप कमेंट्स पे फोकस मेरे को करने दिया करो। हाँ, डिस्टेंस यानी कि दूरी है। अब मैं जब बोलता हूं कि हाँ भाई क्या आप सभी समझ चुके हो, तब आप लोग ये कमेंट कर दिया करो, ठीक है। अब मेरे दोस्त यहां पर एक चीज और आप लोग को याद रखनी है, जैसे कि निर्वात में प्रकाश की चाल, तो आप सभी को पता है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है क्या? और अगर मैं बोलूं यहां पर कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है? कांच के अगर मैं बात कर रहा हूं, कांच, कांच में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल, तारपीन का तेल जो होता है, तारपीन तेल, तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल, इनमें बता दो। हाँ बिल्कुल। सबसे कम किस में होती है आप लोगों से अगर मैं ये वाली बात पूछूं, सॉरी, सबसे कम प्रकाश की चाल किस में होती है अगर मैं आपसे ये वाली बात पूछूं तो? देखो दोस्त, पानी की अगर मैं बात करूं 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है क्या मेरे बाबू? कांच की अगर मैं बात करूं तो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है क्या बाबू? तारपीन के तेल की अगर मैं बात करूं तो 1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है क्या बाबू? अगर इसके अलावा मैं बात करूं कि प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होती है, सबसे कम चाल, तो आप बोलेंगे सर सबसे कम चाल उसमें होगी जिसमें अपवर्तनांक प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किस में होता है भाई? अपवर्तनांक संख्या अगर मैं बात करूं कभी भी एक से कम नहीं होती है। तो हीरा जो होता है, हीरा है ना, ये एक गाना है ना, हीरे की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, कुछ ऐसा सॉन्ग है, पता नहीं मेरे को, तो अभी आज सुबह चल रहा था तो मेरे को याद आ गया अभी। अब देखो मेरी बात यहां पे ध्यान से सुनो, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि सबसे कम हीरे, हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.24, सॉरी 42, सही है। तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी? हाँ भैया कोई बैच है जिसमें 12th का पढ़ाया जाता है? नहीं अभी तो नहीं है ना, एक था बस वो अब बंद कर दिया क्योंकि वो एग्जाम यूपी कैट के अंदर ही आ गई है। तो हीरा जो होगा, हीरे की जो प्रकाश की चाल होगी 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी मेरे दोस्त। तो आप लोग इस वाली बात को भी याद रखना, इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। मैं आपसे और भी क्वेश्चन करना चाहूंगा मेरे दोस्त, क्या आप लोग बताने के लिए तैयार हो? हाँ बताओ भी। ध्वनि जो होती है, ध्वनि ठोस में गति करती है। किस में गति करेगी दोस्तों? ठोस में गति करेगी, जबकि निर्वात में बिल्कुल भी गति नहीं करेगी, निर्वात में गति नहीं करेगी। प्रकाश जो है प्यारे बच्चों निर्वात में गति करेगा, निर्वात में तो गति करेगा, लेकिन वही प्रकाश ठोस में गति नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हीरा सबसे ठोस है, इसमें गति नहीं करता है। कितनी करता है आपकी यहाँ पे, कितनी करता है लगभग गुरुजी? यहाँ पे करता है लगभग आपकी 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। जो अपवर्तनांक होता है प्यारे बच्चों, इसके बारे में एक बात तो आप लिख ही लेना कि कौन सी बात गुरुजी, कि अपवर्तनांक कभी भी एक से कम नहीं होगा, एक से कम नहीं, एक से कम नहीं होगा मेरे दोस्त, एक से कम नहीं होगा। हाँ
हाँ बिल्कुल, तो यह वाली बात याद रखना। चलिए भाई, क्या आप इतनी चीजें समझ चुके हो? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, आज तो 4 क्वेश्चनों में ही बहुत ज्यादा हो गया। गामा किरणें जो है प्यारे बच्चों किस प्रकार की तरंगे है? गामा किरणें जो है किस प्रकार की तरंगे है? गामा रे आर विच टाइप ऑफ वेव्स? किस प्रकार की तरंग दैर्ध्य रहने वाली है गामा किरणें? चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर करेंगे। क्या यहाँ पे इस प्रश्न का राइट ऑप्शन है? हाँ, बारिश के आसार लग रहे हैं भाई साहब, बारिश होने की संभावना बन रही है। गवर्नमेंट मैसेज आ गया। हाँ, अलर्ट आ गया। आपको कितना गाना याद है? अरे मेरे को तो अनलिमिटेड याद है यार। गानों वानों की कमी नहीं है, चिंता मत करो तुम लोग। चलिए भाई, क्या इतनी चीजें बता दोगे आप लोग? फटाफट से एक बार आंसर करोगे मेरे दोस्त? फटाफट से, इतना समय है ही नहीं, इतना समय नहीं लेना है मेरे दोस्त आपको। देखो भाई, यहां पर मैं अगर बात बताऊं गामा किरणों के बारे में, तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव ये होती है प्यारे बच्चों। वी ऑप्शन कितने बच्चों ने राइट किया है? हाँ, अब यहां पे अगर मैं आपको बात बताऊं, एक बात और मैं आपको यहां पे बताता हूं कि कितने बच्चे ये जानते हैं कि भैया गामा किरणों की खोज किसने की थी? गामा किरणों की खोज करने वाला कौन है प्यारे बच्चों, है ना? गामा किरणों की खोज करने वाला कौन है? ठीक है दोस्तों, फटाफट से एक बार बोलेंगे। ये जो गामा किरणें हैं इनकी खोज किसने की थी? मैं आपको बताऊंगा फिर एक एक चीज। सबसे पहली बात करूंगा मैं इसके बारे में, खोज के बारे में ही। इसकी खोज करने वाला कौन था? तो आप बोलेंगे गामा किरणों की खोज हेनरी भाई साहब ने थी, है ना? हेनरी नामक एक भाई साहब थे। बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, तो वो बच्चे अभी सीख लेंगे, ठीक है? हेनरी बेकुरेल नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्यारे बच्चों इस गामा किरणों की खोज की थी, ठीक है? हाँ, इन गामा किरणों के बारे में मैं बात बताऊं तो इनकी सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है, सर्वाधिक। यार इसको सही से लिखता हूं मैं, एक मिनट। क्या होती है? सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है। सर्वाधिक भेदन क्षमता। इसके अलावा, हाँ बिल्कुल सनी, ये वाली बात बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, ठीक है? देखो, इसका उपयोग कहां होता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। एक तो मेरे दोस्त रेडियो सक्रियता में। एक मिनट। और रेडियो सक्रियता एवं नाभिकीय जो अभिक्रिया होती है, इसमें इसका यूज आता है, नाभिकीय अभिक्रिया में इसका यूज आता है मेरे भाई। इसके अलावा भी चीजें आप लोगों को नोट करनी है कि इसका जो है नाभिकीय, जो आपके यहाँ पे गामा से गामा रे है या गामा किरणें है, इसमें इसकी तरंग दैर्ध्य परास क्या रहती है? ये क्वेश्चन मोस्टली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मेरे भाई मेरा काम है आपको बताना, जो कि मैं बताऊंगा।
तरंग दैर्ध्य परास क्या होगी इसकी? कितने बच्चे बताएंगे भाई कि गुरुजी 10 की पावर -14 मीटर से लेकर के 10 की पावर -10 मीटर तक होती है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अब जब फ्रीक्वेंसी परास भी बतानी पड़ेगी मेरे दोस्त, आवृत्ति परास क्या होती है इसकी? आवृत्ति परास क्या आप लोग मेरे को बताओगे? गुरुजी 10 की पावर 20 से लेकर के 10 की पावर 20 हर्ज से लेकर के 10 की पावर 24 हर्ज तक होती है। ठीक है, चलिए अभी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि परमाणु क्रमांक जो है मेरे भाई, हाँ बिल्कुल प्रिंस, बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल। अल्फा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी और गामा किरणों की खोज बैकुलर ने की थी, बिल्कुल। ठीक है, चलो और अब पीयूसी बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर, मैं किसी और से नहीं पूछ रहा हूं। मेरे दोस्त ये बताओ, एक्स किरणें जो है इनकी खोज किसने की थी? गूगल नहीं करना बेटा, मजा नहीं आएगा फिर। हाँ बिल्कुल, ठीक है, एक्सरे किरणों की खोज डब्ल्यू शी रोंटजेन नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोज की थी पैरासाथी। ठीक है, हाँ चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। परमाणु क्रमांक 1 किसका होता है? सारे बच्चे बता देंगे इसका तो गुरुजी हाइड्रोजन होता है। इस क्वेश्चन को लाने का मतलब है आप लोग को अगर परमाणु क्रमांक पूछे तो आप लोग मेरे को परमाणु क्रमांक सारे याद होने चाहिए। ठीक है, हाँ ओके निधि, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? ये सारे प्रश्न आप पे आते हैं, मैं जानता हूं प्यारे बच्चों, ये सारे प्रश्न आप पे आते हैं, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं मेरे दोस्त, और आप लोग बता भी दोगे। चलिए मेरे भाई फटाफट से बोलेंगे यहां पर इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या होगा? हाँ अगर मैं आपको बता रहा हूं प्राकृतिक पदार्थ जो सबसे ज्यादा क्या है प्यारे बच्चों, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ नेचुरल सब्सटेंस जो होगा वो क्या होगा? आप बोलेंगे सर वो हीरा होगा, डायमंड होगा। विद्युत का सुचालक कौन सा है? आपका ग्रेफाइट है। अगला प्रश्न, दूध से दही बनने की प्रक्रिया किसके कारण होता है? सॉरी, दूध से दही जमा है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाँ चलिए बिल्कुल दोस्तों, दूध से दही जमने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? आप लोग बोलेंगे गलन कहेंगे, मेलेटिंग पॉइंट कहेंगे, नहीं सर जी। क्या उसे जमाब कहेंगे प्यारे बच्चों? नहीं कहेंगे। सॉलिडिफिकेशन थोड़ी कहेंगे उसे। क्या उसे किण्वन कहेंगे हैं, या फिर प्यारे बच्चों से बाष्पीकरण कहेंगे, एबिपरेशन कहेंगे? कितने बच्चे सही आंसर करते हैं? कितने मेरे दोस्त है जो यहां पर सही उत्तर करेंगे भैया? फटाफट से आंसर करेंगे मेरे को। बिल्कुल, तो यहां पे होगा गुरुजी, उसे कहेंगे हम लोग किण्वन, यानी कि आप लोग यहां पे सी ऑप्शन राइट ऑप्शन लगा सकते हो। दूध से दही बना है मेरे दोस्त, दूध से क्या बना है मेरे भाई? दही बना है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, किसके कारण हुई ये क्रिया? लैक्टोबैसिलस के कारण, लैक्टोबैसिलस। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आप मेरे को बताओगे दोस्तों, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का यूज लिया जाता है? तो आप बोलेंगे लैक्टोमीटर। किसका दोस्तों? लैक्टोमीटर। मेरे भाई दूध से दही बना है तो लैक्टोबैसिलस के कारण दूध की शुद्धता मापी है तो लैक्टोमीटर। और मेरे दोस्त अगर मैं आपसे यहीं पे बात कर लूं, इस दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है दही में? तो आप सभी का आंसर होगा गुरुजी लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। और इस लैक्टिक अम्ल के कारण ही मांसपेशियों में ऐठन आती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, किस तत्व को निष्क्रिय गैसों का राजा कहा जाता है? विच एलिमेंट इज सेल्ड द किंग ऑफ जो है इनरेक्ट गैसेज? चलिए इरेक्ट गैसेज, चलो फटाफट से आंसर करेंगे। मनीषा बस ऑफ कर रहे, थोड़ी देर और आप क्लास ज्वाइन रखो, ठीक है? हाँ उसके बाद ऑफ कर देंगे, आप सो जाना, ठीक है? चलो, तुम लोगों को नींद आ रही है, अभी मेरे को खाना बनाना है, फिर खाना है, फिर तुम्हारी पीपीटी बनानी है, सुबह तुम्हारी क्लास लेनी है।
थोड़ा तो अभी यार त्याग करो, ऐसे थोड़ी है नींद आ रही है सो जाओ, नींद आ रही है सो जाओ, कब तक सोते रहोगे मेरे भाई? अब नहीं जागे तो कब नहीं जागे, अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागे, वो वाली बात है। तो अभी जागो मेरे दोस्त, क्योंकि समय नहीं है अभी सोने का। यहां पे हो जाएगा नियोन विल बी राइट ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर वी विल बी करेक्ट ऑप्शन। और इसके अलावा भी मेरे को अभी वीडियोस बनानी है, वी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन। अब बताओ तुम लोग हैं? अभी तो लगभग अब जाऊंगा, पहले तो खाना बनाऊंगा, खाना बना खाऊंगा, उसके बाद वीडियो बनाने आऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद आपकी पीपीटीज वगैरह देखूंगा, उसके बाद शेड्यूल वगैरह चीजें होंगी, क्योंकि एक दो दिन से हमारी टीम मेंबर भी गायब हुई है यहाँ से। चलो बताएंगे इस प्रश्न का राइट ऑप्शन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? आप लोग बोलेंगे व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। और आप लोगों की तरफ से जब यूट्यूब पे ये आता है ना, सर जी आप तो क्लास ही नहीं लेते हो, ठीक है, मतलब प्रेशर बहुत हो जाता है कामों का यार। चलिए कोई तो उपाय बताइए जिससे नींद ना आए यार। मुंह धो लो, और तो क्या उपाय है इसके अलावा? सीरियस तरीके से बताओ, अगर मजाक तरीके से लगाओ तो मिर्ची लगा लो हल्की हल्की आंखों के नीचे। चलिए, नहीं नहीं उसमें मेरे को कोई इश्यू नहीं है, खाना वाना बनाने का कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड होगा राइट ऑप्शन। जो एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है दोस्तों? आप बोलेंगे सर एस्कॉर्बिक एसिड जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपके आंवला में। किस में पाया जाता है दोस्तों? आंवला, ठीक है, बिल्कुल। जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सभी में मेरे दोस्त आपका एस्कॉर्बिक एसिड हल्का हल्का सा होता ही है। हाँ चलिए, हाँ जब जागो तभी सवेरा। अगला प्रश्न है, 15 क्वेश्चन कर देते टोटल यहाँ पे, ठीक है। हाँ आज के क्वेश्चन, डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है मेरे दोस्त? चलिए याद करो, 1953 में खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों? कौन थे दोस्तों? आप बोलेंगे वाटसन वे क्रिक है, वाटसन वे क्रिक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट ऑप्शन। 1953 में भाई साहब ने प्यारे बच्चों डीएनए की द्विकुंडली संरचना की खोज की थी। और इनकी जो डेथ हुई है मेरे भाई वो अभी हुई है कुछ दिन पहले, अगर आपने न्यूज पढ़ी हो तो, ठीक है, दोनों की डेथ अभी हुई है, ठीक है। हाँ ये दो अलग अलग वैज्ञानिक है, 1953 में इन्होंने डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना की खोज की थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, इंसानों में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। ऐसे प्रश्नों में समय लगाना ही नहीं है मेरे दोस्त। और वैसे भी आपको नींद आ रही है तो समय तो वैसे ही नहीं लगाओगे तुम लोग, मेरे को पता है, तुरंत फेंक के आंसर मारोगे। चलो अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है जो कि जांग में पाई जाती है, सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होती है मेरे भाई। सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होती है फीमर, जैसे ऑप्शन नंबर वी विल बी राइट ऑप्शन दोस्तों। ऑप्शन नंबर वी विल बी करेक्ट ऑप्शन मेरे भाई, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा राइट मेरे भाई, ठीक है। हाँ अगला प्रश्न है, पत्तों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो आप सारे बच्चे जानते हैं कि सर आर्ट वालों का नाम नहीं, उनका नहीं होगा, ठीक है। हाँ स्तुति क्या नाम है तुम्हारा? तो क्लोरोफिल यहाँ पे राइट होगा प्यारे बालों को, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर वी विल बी करेक्ट ऑप्शन मेरे भाई, ठीक है। हाँ अगला प्रश्न ला लाओ, किस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं? देखो अब लास्ट में क्वेश्चन आया है, लास्ट क्वेश्चन जो आया है ना, ये कैसा आया है मेरे भाई? ये क्वेश्चन आया है स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस फ्री हो जाओ क्वेश्चन को लेकर के तुम, ठीक है। किस हार्मोन को, ये क्वेश्चन हलवा है बिल्कुल, क्योंकि ये पहले पढ़ा दिए प्राची, पीडीएफ पहले की है, मेरा रिवीजन के तौर पर लाने का चांस मतलब था आपको यहाँ पे, ठीक है। किस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाएगा? किस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाएगा? चलिए बढ़िया तरीके से आंसर कर देंगे। कितने बच्चे यहां पर बोलेंगे इस क्वेश्चन का एक करेक्ट ऑप्शन? चलिए हाँ, तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर आप सभी का रहेगा एड्रेनलिन। ये प्यारे बच्चों आपातकालीन हार्मोन है, और इसके बारे में मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, क्योंकि अब आप सोने जा रहे हो, तो सोने जगने के चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन यही है, सोने जगने
कि चक्र को नियंत्रित यही करता है, चक्र को नियंत्रित यही करता है, इसलिए इसे अंधेरे का हार्मोन कहा जाता है। मतलब जब आप आंखों के आगे अंधेरा कर देते हो, लाइट ऑफ कर देते हो या फिर फोन साइड में रख देते हो, तब आपको नींद आ जाती है ऑटोमेटिक। बताएं आप लोगों को, जब तक आप बेटा रील स्क्रॉल करते रहते हो तब तक तो नींद कभी नहीं आती। अब कई कई बार बाई चांस ऐसा होता है कि भाई नींद हमको स्क्रॉल करते हुए भी आ जाती है और फोन नीचे गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा ध्यान कई बार उन रीलों पे नहीं होता और हम लोग कहीं और चले जाते हैं सोचते, तो उनसे हमारी आंखों पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है, हम लोग सोचते कहीं और है, देखते कहीं और है, तब भी चीजें काम करती है कि आपको नींद आ जाए, है ना। तो बहुत सारी, लेकिन इसका बेसिकली काम यही है, अंधेरे में यह हार्मोन एक्टिव होता है, जैसे यह हार्मोन एक्टिव होगा आपको नींद आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अभी आप लोग आराम से सो सकते हो, ठीक है। ऑक्सीटोसिन, लवेरिया हार्मोन, जितनी भी फीलिंग्स वाली चीजें होती है, प्यार प्रेम वाली चीजें होती है, कोई बॉन्ड बनता है, वो ऑक्सीटोसिन के कारण बनता है। इंसुलिन हार्मोन आपको पता ही है प्यारे बच्चों, इंसुलिन हार्मोन आपके जो है रक्त शर्करा, ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करने का काम यहाँ पे करता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का सेशन में ज्वाइन होने के लिए। गुरुजी 50 मिनट की क्लास हो गई, अच्छा 50 की नहीं हुई मेरे दोस्त, ये क्लास हो चुकी है लगभग 52 मिनट 10 सेकंड की, ठीक है। चलिए भाई, आज के सेशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे 15 से आगे के क्वेश्चंस को कल हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन ज्यादा रखेंगे जिससे चीज आपको और अच्छे से समझ में आए। मेरे हिसाब से 15 क्वेश्चन तुमने पढ़े, लेकिन 15 के 15 क्वेश्चन तुमको समझ में आ गए होंगे। और अगर समझ में आ गए हो तो मेरे दोस्त वीडियो दोबारा से देख लेना, अच्छे से समझ लेना। और मेरे भाई अपने जितने भी साथी यहाँ पर अभी तैयारी कर रहे हैं उन सभी को भी इस एप्लीकेशन के बारे में बताना, बाकी कल आपका टेस्ट अपलोड हो जाएगा। आज के सेशन में इतना ही करते हैं। मेरे हिसाब से जितने भी साथी यहाँ पे समझ रहे होंगे उनको समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।